अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4.2 है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके अंदर आज हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। ओएसपीएफ दुनिया के अंदर सबसे वाइडली यूज्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। जितने भी इंटर कम्युनिकेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल जो कम्युनिकेशन होती है सबके अंदर वो ओएसपीएफ को यूज़ किया जाता है। जितने भी इंटर रीजन होती है, मतलब लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, कराची से फैसलाबाद, फैसलाबाद से कोयटा, सखर, हैदराबाद, जहाँ जहाँ पे आपने ट्रैफिक इंटर रीजन में भेजनी होती है वहाँ पे आप ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। आप ईबीजीपी नहीं यूज़ करते। आपको काफ़ी जगह पे जहाँ पे आप एमपीएलएस वगैरह चला रहे हैं तो वहाँ पे एमपीएलएस में एलटीपी की शेयरिंग के लिए आप ओएसपीएफ यूज़ करते हैं। और बीजीपी के अंदर अगर आपको राउट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है उसके लिए भी आप इंटीरियर गेटवे जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है ओएसपीएफ ही। तो इन सब पुस्तकों का लुबा-लुबाब ये है कि अगर आपको कोई भी पूछता है कि दुनिया का सबसे यूजेबल प्रोटोकॉल कौन सा है तो आप कहेंगे ओएसपीएफ। ओएसपीएफ के साथ एक और प्रोटोकॉल है जो कि इतनी ही अहमियत रखता है, वो है आईएसआईएस। आईएसआईएस का मैं कुछ अरसे तक आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा। दो वो हमारे एससीसीएन के कोर्स का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को आईएसआईएस का पता होना चाहिए। तो ओएसपीएफ को कहते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है बीजीपी के बाद। ये कोर्स आपको डीजी पाकिस्तान की तरफ से बना करवाया गया है। और ये हमारा मॉड्यूल IPv4 कनेक्टिविटी का है, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ अभी पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिस्कशंस भी कर चुके हैं। और आज हमारी ओएसपीएफ की बारी है। ये एक बहुत एक्सटेंसिव लेक्चर होने लगा है, अराउंड अबाउट 2 आवर्स और मे बी 3 आवर से ऊपर शायद चला जाए। इसके अंदर हमारी काफ़ी लंबी लंबी डिस्कशन होंगी और काफ़ी लंबी लैब भी होगी इसके, बिकॉज ओएसपीएफ का आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि ओएसपीएफ क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, उसकी हायरार्की क्या है, उसकी नेटवर्क टाइप्स क्या है, उसकी नेबरशिप किस तरह बनती है, उसके एरियाज किस तरह है, उसकी स्टेट्स कौन सी हैं, उसके पैकेट टाइप्स क्या है, जीआर बीडीआर क्या होता है, एलएसए की टाइप्स क्या है, ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन क्या है, वर्चुअल लिंक क्या होता है, ओएसपीएफ राउटर टाइप्स क्या है। उसके बाद हम उसकी लैब करेंगे, फिर एक ओवरऑल समरी होगी हमारी कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। आगे जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने IPv4 की स्टार्ट में इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था कि IPv4 वगैरह क्या होता है, वो किस तरह बनता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा क्लासेस पर टच दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्लास फुल नेटवर्क क्या है, क्लास नेटवर्क क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि डायनामिक राउटिंग क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग क्या है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या है। उसकी हमने लैब्स भी की थी। उसके बाद मैंने आपको रिप का बताया था कि रिप क्या होता है, उसका वर्जन 1 क्या है, वर्जन 2 क्या है। उसकी हमने लैब भी प्रैक्टिस की थी और दोनों वर्जन के ऊपर हमने चेक किया था कि सबनेटिंग किसके ऊपर सपोर्ट करती है, किसके ऊपर नहीं करती। उसके बाद फिर आज हमारा लेक्चर जो है, हमारा लेक्चर है ओएसपीएफ के ऊपर। ओएसपीएफ को कहते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये आपको नाम से ही जाहिर हो गया, इसके मैं यहाँ पर मार्क डाउन करूँ, इसका आपके नाम से ही जाहिर हो गया कि ये प्रोटोकॉल जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढता है आपके पूरे के पूरे राउटिंग टेबल्स में से या पूरे के पूरे पाथ में से एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको सेलेक्ट करके आपके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देता है। और जहाँ से भी आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन ट्रैफिक जानी होती है तो वो सबसे जो करीब का रास्ता होता है उसको चूज करता है ओएसपीएफ। उसके बाद ओएसपीएफ क्या है? ओएसपीएफ इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल टू डिटरमाइन द बेस्ट राउट फॉर डिलीवरिंग द पैकेट्स विद एन आईपी पैक नेटवर्क्स। ओएसपीएफ जो है वो आईपी नेटवर्क का राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये आपको डिटरमाइन करता है कि बेस्ट ट्रैफिक क्या है जबकि एक एंड से आपने दूसरे एंड में जाना है। इट वॉज पब्लिश बाय आईईटीएफ टू सर्व एज एन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल रिप्लेसिंग रिप। ओएसपीएफ जो है वो रिप के अंदर आपको, मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको रिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दिखाए थे और रिप के मैंने आपको मसले भी बताए थे। उसको मसलों को खत्म करने के लिए हमारा एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल आया जिसको हम कहते हैं कि OSPF। रिप भी हमारा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स का है, वो होप काउंट के ऊपर चलता है। लेकिन OSPF जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है, वो होप काउंट के ऊपर नहीं चलता, वो बाकी डिलेज वगैरह को देख के पाथ की कैलकुलेशन करके आगे जाता है। OSPF के बारे में जब लिखा गया था वो 1247 में लिखा गया था। RFC नंबर 1247 थी। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है ना तो एक RFC बनाई जाती है, उसके बारे में लिखा जाता है। तो OSPF की जो RFC नंबर है वो है 1247। आपको मैं स्टार्ट से बताते जा रहा हूँ, जब IPv4 हम राउटिंग कर पढ़ रहे हैं कि OSPF जो है वो लिंक स्टेट है। और लिंक स्टेट आपका रिप और IGRP जो है वो डिजिटल वेक्टर रेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो IGRP और रिप है वो हॉप काउंट के ऊपर चलते हैं, जबकि OSPF जो है वो लिंक स्टेट्स के ऊपर चलता है और लिंक की स्टेट्स को काउंट करते हुए ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसको मैं रिमूव कर दूँ ज़रा। उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन OSPF। ये हमारा बिल्कुल बिगिनिंग है, जो हम इंट्रोडक्शन अभी तक OSPF के दे रहे हैं तो उसी का थोड़ा पार्ट है।
OSPF क्या है? OSPF LSS के ऊपर चलता है। मतलब फॉर एग्जांपल दो राउटर्स हैं, बल्कि मैं ड्रॉ भी यहाँ पे कर दूँ थोड़ा आपको। फॉर एग्जांपल दो राउटर्स हैं, ठीक है, इन लोगों ने आपस में नेबरशिप बनाई हुई है, ये A राउटर है, ये B राउटर है। तो जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगे ना, उसको कहते हैं LSAs। LSAs डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसके डिफरेंट पैकेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए LSA होता है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट होता है। दोनों राउटर्स एक दूसरे से LSA शेयर करते हैं और अपना राउटिंग टेबल बिल्ड करते हैं, और जो भी कम्युनिकेशन होती है OSPF के दरमियान वो LSS के ऊपर ही होती है। उसके बाद जो OSPF राउटर, जो OSPF ना, OSPF जो है वो एल्गोरिथम यूज करता है पाथ को ढूंढने के लिए, और जो एल्गोरिथम यूज करता है ना उसको कहते हैं डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम। अब डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम के अगर आप में से किसी ने यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन वगैरह का कोर्स पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आप लोग डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके टीचर्स वगैरह ना, सारे टीचर ये डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम लाजमी पढ़ाते हैं। अभी खैर मैं भी अभी आप लोगों को बताऊंगा कि डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है, लेकिन OSPF जो है वो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम को यूज करता हुआ एक एंड से दूसरे एंड जाता है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखा दूँ। मैं पेंट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक आपका ये राउटर है जिसको हम A राउटर कह देते हैं, ठीक है। दूसरा ये डेस्टिनेशन जिसको हम B राउटर कह देते हैं। अब A से B तक पहुंचने के लिए ना, फॉर एग्जाम्पल एक ये राउट है, एक ये है, फिर वो पहुंच गया इधर, फिर यहाँ से एक ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर बेशक यहाँ पे राउट चला जाए, और फिर ये आ जाएगा, और ये भी कनेक्टिविटी हो गई, और मैं यहाँ से भी कनेक्ट हो गया। अब ना एक पाथ हो गया, ठीक है, दूसरा पाथ हो गया, तीसरा पाथ हो गया। अब यहाँ पे ना डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम रखेगा, और डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम ना कुछ कैलकुलेशंस करेगा और हमें बेस्ट पाथ बताएगा A से B तक जाने के लिए। अब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन वो पाथ शॉर्टेस्ट पाथ होगा इन तीनों में से, डिपेंडिंग ऑन द डिले, बैंडविड्थ, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेशंस होती हैं। और वो कैलकुलेशन किस तरह होती है मैं आपको भी डायग्राम में समझाऊंगा सारी की किस तरह कैलकुलेशन हम करते हैं, और उसका ना एक टेबल बिल्डअप होता रहता है, और टेबल भी साथ साथ OSPF के एक तरह का बनता रहता है, और वो उसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह करके सारी ऐड करता रहता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम होता क्या है, वो मैं इसी डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये हमारी डायग्राम एक बनी हुई है, इसके ऊपर मैं समझा देता हूँ, और मैं ना यहाँ पे साथ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए। यहाँ पे पहले कॉलम में आता है ये सारे मतलब राउटर के नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A राउटर है, B है, C है, D है, E है। तो यहाँ लिख देंगे आप A राउटर, फिर लिख देंगे B, फिर लिख देंगे C, फिर D, और एंड में E राउटर। यहाँ पे मैं लाइन से लगा दूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कौन सा नंबर किधर हम लिख रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब ये जो पहला कॉलम है ना, ये कॉलम नंबर 1 कर लेता हूँ, ये कॉलम नंबर 2 कर लेते हैं, और ये कॉलम नंबर हम 3 कर लेते हैं। अब पहले कॉलम में तो सारे के सारे राउटर्स आ गए हैं कि A B C D E आ गए। अब जो कॉलम नंबर 2 है ना उसमें आ जाता है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, A का डिस्टेंस B तक और A का डिस्टेंस D तक, ये डिस्टेंस आ जाता है आपके कॉलम नंबर इसमें। अब A का डिस्टेंस A तक कितना है, वो 0 ही है, ठीक है। A का डिस्टेंस 0 ही है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 0, यहाँ पे हमारा आ गया 0, बल्कि हाँ यह भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब चलती है आगे A से। अब A के ना B पे और A के एडजेसेंट नंबर्स ये हैं D। A का B तक जाने के लिए 6 है और A का D तक आने के लिए 1 है। अब A का B तक जाने के लिए 6 है, और यहाँ पे जो आखिरी नंबर 3 कॉलम है ना इसमें आया था कि प्रोसीडिंग नंबर कौन सा, राउटर कौन सा है। अब B के लिए प्रोसीडिंग राउटर है A को अगर B पे जाना है, मैं एक मिनट ड्रा कर दूं, A को अगर B पे जाना है तो उसका नंबर है 6, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे नजर आ गया। अब अगर A ने D पे जाना है तो उसका नंबर है 1, ये हो गया A, इसका बैकएंड, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारे पास A का खत्म हो गया काम, तो A को ना वो फिर रिमूव कर देता है, नंबर रहते हैं लेकिन वो रिमूव कर देता है। उसके बाद इस टेबल में वो देखता है सबसे शॉर्टेस्ट कौन है A के बाद, A के पास सबसे शॉर्टेस्ट है D, ठीक है। अब वो D के ऊपर आ गया। अब मैं इस बल्कि लाइंस भी मैं रिमूव, मेरे पास ऑप्शन आई गेस होनी चाहिए, मेरे पास ऑप्शन नहीं है रिमूव करने की इसको, बल्कि बेस्ट होता है कि मैं ये पेंट पे इसका टेबल ड्रा करूं ताकि आप लोगों को, चलो ठीक है यहाँ पे।
अब डी के ऊपर आ गए हम, बल्कि मैं ये वाला मार्क यूज कर, अब ना हम डी के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब डी का ई तक एक नेबर है, ठीक है, और डी का बी तक एक नेबर है। डी का ए तक ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, वो क्या है ये, ठीक है। अब डी का ई तक को नेबर है वो है 1, ठीक है, ये हो गया 1, और यहाँ पे आपने लिख दिया डी, सही है। अब डी का बी तक है 2, सही है। आपने अभी पढ़ा था तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2, 1 ये वाला आ गया और 1 ये वाला आ गया, तो ये दोनों 1 मिलके अब ए टू ई जाना है आपने, वो हो गया 2 आपका, ये आ गया 2, ठीक है। अब डी टू बी है 2 + 1, ये हो गया 3, तो ये 6 की जगह काट के कर देगा 3, और ये ए की जगह काट के कर देगा डी, ठीक है। अब क्या हो गया, ई ए ने अगर डी पे जाना है, ए ने अगर ई पे जाना है तो वो हो जाएगा 2 और वो पास करेगा डी के ऊपर से। ए ने अगर बी पे जाना है तो बेस्ट पाथ क्या है 3, उसका नंबर हो गया, और वो डी से पास करेगा। मतलब ए ने अगर बी पे जाना है तो ए पहले आएगा डी के पास और फिर वो जाएगा बी के पास, ये हो गया इसका बेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। ए टू बी जो है वो 6 है, लेकिन ए ये वाला जो पूरा पाथ है जो कि ए डी बी है ये है 3, तो वो चूज करेगा 3 को और वो ये पाथ सेलेक्ट करेगा, ये होगा उसका शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब हम चलते हैं बी के ऊपर। अब बी के आगे भी 2 पाथ हैं, फॉर एग्जाम्पल बी अब आपका हो गया 3, ई आपका हो गया 2, डी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डी ने अपना पर्पस फुल कर दिया, डी भी अब एलिमिनेट हो गया, अब रह गया बी सी और ई, ठीक है। तो अब हम चूज करेंगे ई, ठीक है, ई क्योंकि शॉर्टेस्ट है, ई का 2 है, बी का 3 है। अब ई के भी 2 नेबर, एक ये सी नेबर है और एक ये बी नेबर है। अब सी नेबर क्या होगा 5 + 2 7, तो ई तो सी हो जाएगा 7 और इसका प्रोसीडिंग क्या आ जाएगा ई, ठीक है। अब ई ने अगर बी तक जाना है तो वो हो जाएगा 2 + 2 4, 4 3 से ज्यादा है तो फिर 3 वो कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि 3 शॉर्टेस्ट पाथ है, तो 3 तक ही वो रखेगा, उसका कोई मसला नहीं है। ये सारा का सारा रूल जो है वो है ए ने सी तक पहुंचना है, ये है एंड पे रिजल्ट हमारा, तो ये 3 ही रहेगा, ये डी ही रहेगा और कोई चेंज नहीं आएगी, इसलिए ई भी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज उसने भी अपना सरप्राइज फुल कर दिया। अब रह गया बी, अब बी ई है और बी सी है, ठीक है। अब इसके लिए मैं कौन सा कलर, मैं येलो यूज कर रहा था अगर येलो नजर आए। अब बी के पास 2 नेबर है, एक सी है और एक है ई, ये मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ पेरेंट के अंदर सारा, ताकि ये वाला डेक एक्स्ट्रा थोड़ा मकसद को आना चाहिए। अब बी के पास सी जाने के लिए क्या है 5 और 3 8, 8 है सी तक जाने के लिए, लेकिन ये 7 है, 7 ज्यादा प्रेफरेबल है तो 7 अपनी जगह पे रहेगा। अब बी का ई तक आने के लिए क्या है 5, यहाँ पे है 2, ठीक है, यहाँ पे है 2, तो 5 2 से कम है इसलिए ये 2 ही रहेगा। तो ये आपका पूरा टेबल फिल हो गया जिसमें ए आपका 0 है, बी आपका 3 है, सी आपका 7 है, डी आपका 1 है और ई आपका 2 हो गया। अब अगर ए ने सी तक जाना है तो वो कौन सा पाथ यूज करेगा, वो करेगा ए आया डी पे, डी आया ई पे और ई गया सी पे, ये आपका टोटल बना 5 2 7 और 1 8, ये बन गया 8। अब ऊपर वाले पाथ में आपका कितना बना, ए से बी 6, बी से सी 5 11, ये बन गया 11 ये वाला पाथ। अब एक पाथ है ए से डी 1, डी से बी 3, बी से सी 8, ये भी बन गया आपका 8, ठीक है। और एक अब आप क्या आ गया ए से डी, डी से ई, ई से बी, बी से सी, ए से डी 1, डी से ई 2, ई से बी 4 और 5 9 हो गया, ये वाला पाथ जो अंदर वाला ये आ गया 9। तो ये वाला पाथ जो है ये आपका मोर डायरेक्ट है और ये वाला पाथ प्रेफर्ड हो जाएगा और आपकी ट्रैफिक एक एंड से दूसरे एंड पे चली जाएगी। अब हम जरा कोई और वैल्यू ले लेते हैं और मैं आपको पेड में जरा समझाता हूँ कि ये सारा किस तरह चलता है, ताकि बस हमारे पास वहाँ पे रिमूव करने की ऑप्शन भी हो। तो मैं जरा पेड ओपन कर लूँ और डायग्राम ड्रॉ करके फिर आपके पास आता हूँ। अब ये आप लोगों के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया, जिसमें मैंने ए बी सी डी ई भी लिख दिया और यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई बना लिया। तो ये हमारी एक डायगोनल थ्योरम की छोटी सी चीज़ हो गई है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ए ने ए पे ही जाना, उसके लिए 0 ही है, बल्कि मैं इसको रेड बल्कि ए के लिए हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, एक 0 है तो ये 3 भी क्रॉस हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक अब आगे आ जाए,
ए के अब दो नेबर्स हैं, ए का एक नेबर बी है और ए का एक नेबर डी है, ठीक है। तो ए से बी तक जाने के लिए 1 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और इसका प्रोसीडिंग क्या हो जाएगा, ए है। दूसरा क्या है, ए से डी जाने के लिए 2 है, तो यहाँ आप लिख देंगे 2 और इसका प्रोसीडिंग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए खत्म हो गया। अब उसके बाद हम ले लेते हैं, अब बी आपका ज़्यादा स्मॉल है डी से, तो बी ले लेंगे। बी के दो नेबर है, एक डी है और एक सी है। ये देखिए, अब यहाँ से डी है और आपका सी है। अब बी से सी जाने के लिए 2 है, 2 + 1 3 हो गया। 3 ये वाला अपना नंबर जो है ये भी ऐड हो जाएगा इस 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा 3। और अब बी का डी तक जाने के लिए का 4 + 1 ये हो जाएगा 5। तो ये 2 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए आप 2 ही रखेंगे और ये ए ही रहेगा। अब बी का पर्पज़ भी फिनिश हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम डी के पास। डी का अब बी है नेबर और डी का ई नेबर है, ठीक है। डी का बी तक पहुंचने के लिए 4 है + 2 6 है। अब 6 जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए 1 ही रहेगा। अब डी का ई तक पहुंचने के लिए 3 + 2 5 है, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। अब आ जाए ई। ई का आगे पहुंचने के लिए अब 2 हैं नेबर्स, एक हमारे पास ये डी है और एक हो जाएगा सी। ई का डी तक पहुंचने सॉरी ई का ये सी नहीं होगा, फॉरवर्डिंग एड्रेस होते हैं, ये मैं बल्कि रिमूव ही कर दूं। ई का सी तक पहुंचने के लिए 2 है, 2 प्लस पहले कौन सा ई का नंबर क्या है 5, 2 + 5 हो जाएगा 7। तो सी तक पहुंचने के लिए 7 है, 7 3 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे बी ही रहेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल बन गया। अब ए ने अगर बी पे जाना है, तो ए ने बी पे जाना है तो वो क्या करेगा, ए बी पे डायरेक्ट चला जाएगा। अब ए ने अगर सी पे जाना है तो ए बी सी पे जाएगा। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी और सी। अब अगर डी पे जाना है ए ने, तो फिर क्या होगा, ए डायरेक्टली जाएगा डी पे। अगर ई पे जाना है ए ने, जो कि ये नीचे है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा और फिर ई आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ए का ई तक कितना है 5 है, ठीक है। और बाकी ए बी 2 + 1 3 और 2 5, इसलिए लेकिन आपका जो ये वाला पाथ है ये ज़्यादा स्मॉल है और ज़्यादा कंजर्वेटिव है, इसलिए ये वाला कैलकुलेशन के ऊपर वो पाथ यूज़ करेगा, जो कि नीचे वाला ऊपर वाला पाथ वो यूज़ नहीं करेगा। तो ये है पूरा डायकेस्ट्रा थ्योरम जिसके ऊपर राउट की सिलेक्शन होती है। अगर बी ने सी के पास जाना है तो फिर भी उसके पास 2-3 पाथ हैं, लेकिन वो बी टू सी डायरेक्ट चूज़ करेगा। बी ने ई के पास जाना है तो उसके पास क्या है 2 + 2 5। बी पहले किसके पास जाएगा, बी पहले आएगा इधर डी के पास और फिर डी के बाद वो जाएगा ई के पास। तो हर एक पाथ की अलग कैलकुलेशन होती है, अलग तरीके से वो काम करता है और अलग तरीके से वो चलता है। तो ये है पूरा आपका डायकेस्ट्रा थ्योरम जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा नेटवर्क इस वक्त चल रहा होता है, OSPF चल रहा होता है और पाथ की कैलकुलेशन हो रही होती है। ये हमारा डायकेस्ट्रा थ्योरम कंप्लीट हो गया, जो कि OSPF की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। वैसे इंटरव्यूज़ वगैरह में पेपर में भी एग्जाम में आपका इससे कोई सवाल नहीं होता और ना आपको इसका पता होना चाहिए कि डायकेस्ट्रा OSPF किस तरह कैलकुलेशन करा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डायकेस्ट्रा थ्योरम के ऊपर करता है और डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम एक्चुअली चलता किस तरह, वो डिटेल्स आपको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर। अब ये हमारे सारे के सारे, अब इस पार्ट में हम ज़रा थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस OSPF के देख लेंगे। OSPF एक ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब आप सिस्को को, हवावे, जूनिपर किसी के दरमियान भी आप OSPF चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। OSPF जो हायरार्किकल राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका एरिया 0 होता है और एरिया 0 ही बाकी एरियाज के साथ मिलकर बनता है। ये एरिया 0 क्या है हम आगे जाके एरियाज में देखेंगे। OSPF जो लिंक स्टेट एल्गोरिथम यूज़ करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डायकेस्ट्रा थ्योरम की तरह यूज़ करता है। OSPF का डायमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है रिप से, रिप का डायमीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल था। OSPF जो है वो VLSM को सपोर्ट करता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जो कि हमने देखा था कि रिप वर्जन 1 नहीं सपोर्ट करता। OSPF मल्टीकास्टिंग करता है एरियाज के दरमियान, मतलब कि वो 224.0.0.4 के ऊपर और 224.0.0.5 के ऊपर कम्युनिकेशन करता है। ये ऑलरेडी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। OSPF जो है वो ओनली राउटिंग अपडेट्स को सेंड करता है, पूरा का पूरा राउटिंग टेबल नहीं सेंड करता। हमने रिप के अंदर देखा था, रिप का बताते हुए मैंने आपको बताया था कि रिप का जब चेंज होता है तो वो पूरा का पूरा राउटिंग टेबल सेंड कर देता है, लेकिन OSPF में आपका राउटिंग टेबल सेंड नहीं होता, आपका जिसकी अपडेट हो सिर्फ वही वो सेंड होता है। और उसके बाद जो OSPF के एरियाज हैं वो लॉजिकली एक दूसरे से डिवाइडेड होते हैं,
और आप उसको राउटिंग टेबल्स को डिक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज एरिया के साथ आप डिवाइड कर देते हैं। ईच एरिया जो अपना राउटिंग टेबल रखता है, और जब आपने कंबाइन करने हो तो आप आराम से उनको कंबाइन भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब ये तो सारे थे ओएसपीएफ के एडवांटेजेस। अब जरा ओएसपीएफ के हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। ओएसपीएफ के जस्ट 2 डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मेन स्केल पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में हम देखे जाते हैं। इसका जो एसपीएफ एल्गोरिथम है जो कि राउट कैलकुलेशन में होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है। इसका सीपीयू के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और ओएसपीएफ जो है वो मल्टीपल कॉपीज रखता है राउटर इन्फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। आप में से किसी ने काम किया हो अगर हवावे वगैरह या जूनिपर या सिस्को पे, तो आप जब ओएसपीएफ का डाटाबेस देखते हैं तो आपको ना एक राउट का गेज 10-10 एंट्रीज नजर आती हैं कि एक वो करता क्या है। ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ओएसपीएफ क्या करता है। फॉर एग्जांपल एक आपका ये राउटर है, एक ये राउटर और ये राउटर, ठीक है। ए से डी तक आपने जाना है, ये आपका बी हो गया, ये ए हो गया। अब ए से बी तक जाने के लिए आपका ये पाथ है, ठीक है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, और एक ये पाथ है, और एक आप यहाँ पे और पाथ लगा लें यूँ करके भी, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब ओएसपीएफ क्या करेगा, इनमें से एक बेस्ट तो सिलेक्ट कर लेगा, 6 हो गए पड़ते हैं, एक बेस्ट सिलेक्ट कर पड़ता है, वो कहता है कि ये 2 नंबर बेस्ट है, उसको ऊपर रख देता है अपने फिब टेबल। अभी फिब और रिब क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको ना अभी अगली बताता हूँ स्लाइड में कि फिब और रिब क्या, ये जानना बहुत जरूरी है कि रिब क्या होती है, फिब क्या होती है। मैंने थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिले हो गया आपको बताने में, लेकिन राउटिंग टेबल में बड़ा जरूरी होता है। तो अभी याद है अभी के लिए कि ये इसको फिब में स्टोर कर रिब में स्टोर कर देता है, और फिब को पास कर देता है नंबर 2, और बाकी जितने भी है ना ये अपने डेटाबेस में इनको सेव कर लेता है फिर फ्यूचर रेफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर 2 फेल होता है तो वो 1 को चूज कर लेता है, अगर 1 भी फेल होता है वो 6 को चूज कर लेता है। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा स्पेस अकोमोडेट कर लेता है, राउटिंग टेबल बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। लेकिन एक लिहाज से फ़ायदा भी होता है कि ओएसपीएफ बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है अगर एक बात फेल हो दूसरे पर ट्रैफिक भेजने के लिए। ओएसपीएफ जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है रिप से। रिप में आप लोगों ने देखा था कि जब 2 ही कमांड होती है, रिप को आप चलाते हैं नेटवर्क एडवर्टाइज करना तो आपकी कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन ओएसपी में आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव कॉम्प्लिकेशन होती है, कैलकुलेशन होती हैं या कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। आपको पहले ओएसपीएफ का आईडीज बनाना होता है, उसके बाद आपको एरिया बनाना होता है, उस एरिया के अंदर फिर आपको डिफरेंट तरह की कमांड एंटर करनी होती है, फिर जाके आपकी नेबरशिप वगैरह बनती है। तो रिप में ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन रिप के और बड़े डिसएडवांटेज हैं जो कि ओएसपीएफ के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। रिप आप हाई स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल स्केल पे यूज़ नहीं करता रिप को, सारे ओएसपीएफ को ही प्रेफर करते हैं, आईएसआई को प्रेफर करते हैं। तो ये ओएसपीएफ के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो गए हैं। अब ओएसपीएफ की हायरार्की देख लेते हैं कि ओएसपीएफ किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले आ जाता है एरियाज। ओएसपीएफ के अंदर एरियाज होते हैं, एरिया 0 होता है, एरिया 1 होता है, एरिया 2 होता है, एरिया 3 होता है, एरिया 4 होता है। जितने भी आप एरियाज बनाना चाहें, मिलियंस ऑफ एरियाज आप बना सकते हैं ओएसपीएफ के अंदर, उसमें कोई भी मसला नहीं है। उसके बाद इसके अंदर एबीआर होते हैं जिसका आप एरिया बॉर्डर राउटर्स कहते हैं। ये क्या है मैं आपको डायग्राम पे सारा कुछ बताता हूँ। उसके बाद आपके पास बैकबोन एरियाज होते हैं। उसके बाद आपके पास एएस बाउंड्री राउटर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास स्टब राउटर एरियाज होते हैं, नॉन स्टबी एरियाज होते हैं, एनएसएसए जिसको कहते हैं। उसके बाद टीएसए होता है, टोटल स्टबी एरियाज होता है। एंड पे आपके पास ट्रांजिट एरियाज होता है जो कि आप लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल लिंक्स वगैरह के लिए। तो एक ओएसपी की छोटी सी हायरार्की मैं आपको दिखाता हूँ और उस पर सारे मैं फिर आपको ये बता के दिखाता हूँ कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो थोड़ी सी डायग्राम क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को नजर तो आ रहा है। अब ओएसपी पे ना डिफरेंट एरियाज होते हैं। जो एरिया 0 होता है ना उसको हम कहते हैं बैकबोन एरिया, और हर एरिया को एरिया 0 के साथ कनेक्ट होना होता है। ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ओएसपीएफ में होता है एक एरिया 0 जिसको हम कहते हैं बैकबोन एरिया, ये हर ओएसपीएफ में बनता है। ये आप कह लेंगे एक बैकबोन है किसी भी ओएसपीएफ की, ओएसपीएफ की बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी होती है, और जितने भी बिल्डिंग है इसके इर्द गिर्द सबको इस एरिया 0 से लाजमी कनेक्ट होना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके 50 एरियाज हैं, तो 50 के 50 एरियाज को इस एरिया 0 के राउटर के साथ लाजमी कनेक्ट होना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि एरिया 1 इस राउटर के थ्रू एरिया 0 से कनेक्टेड है, एरिया 2 इस राउटर के थ्रू एरिया 0 से कनेक्टेड है। इसलिए आपकी एरियाज की कनेक्टिविटी एरिया 0 के साथ मस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी एरिया 0 के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आपका ओएसपीएफ नहीं सही तरह चलेगा। अब जो एरिया 0 होता है ना इसको हम कहते हैं बैकबोन एरिया, तो मतलब कि सारी की सारी जितने भी एरियाज हो रहा है ओएसपीएफ के अंदर बेशक को 50 मिलियन एरिया आपने बना दिए, वो सब के सब एरिया 0 के साथ आके कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो राउटर्स आपके बॉर्डर पे होते हैं ना बिल्कुल एरिया के, जो एक एरिया से आपको दूसरे एरिया के अंदर कनेक्ट करते हैं ना उसको हम कहते हैं एबीआर, मतलब एरिया बॉर्डर राउटर्स, बिकॉज वो बाउंड्री के ऊपर होते हैं एक एरिया की और वो दूसरे एरिया के साथ कनेक्शन करने में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ये एरिया आपका, ठीक है, एरिया 1 है, और एक आपका यहाँ पे एरिया 2। अब जो यहाँ पे राउटर होगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये राउटर है और ये राउटर है, ये जो एक दूसरे का आपस में कनेक्ट करने बॉर्डर के ऊपर है, इसको हम कहते हैं एबीआर, मतलब कि ये होते हैं एरिया बॉर्डर राउटर्स। उसके बाद ये जो है ये नॉन बैकबोन एरियाज हैं, क्योंकि एरिया 1 और एरिया 2 ऑब्वियसली नॉन बैकबोन एरियाज होते हैं।
और इसके अंदर बाकी जो राउटर होते हैं, ये वाला राउटर फॉर एग्जांपल ये हो गया, इसको हम कहते हैं इंटरनल राउटर्स। ये हैं इंटरनल राउटर्स। अब एक राउटर होता है जो कि आपका आईएसपी का राउटर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ये क्या होता है, ये एएसबीआर होता है, ये आईएसपी का राउटर होता है, ये आपके राउटर के साथ कनेक्ट होता है, एबीआर वगैरह के साथ कनेक्ट हो जाता है आके। तो ये आपका होता है एएसबीआर। ये भी एक पार्ट है इसका ओएसपीएफ का, बहुत जरूरी पार्ट है। उसके बाद हमारा आ जाता है बाउंड्री राउटर। बाउंड्री राउटर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। स्टब राउटर्स क्या होते हैं, स्टब राउटर ये होते हैं कि आपको इन सब राउटर में से ना एक को आप बना देते हो स्टब। स्टब का मतलब होता है कि वो एरिया से अपने बाहर राउटर नहीं भेज, वो सिर्फ एक डिफॉल्ट राउट भेजेगा, उसके अलावा कोई भी राउट एरिया से बाहर नहीं भेजेगा, और एबीआर जो है वो कंट्रोल करता है इन चीज़ों को। अभी जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको बड़ी डिटेल से मैं सारी चीज़ें अभी बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे, एक एरिया 0 होता है जो कि हमारा बैकबोन एरिया होता है, जो राउटर बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं और दूसरे एरिया के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं एबीआर। एक राउटर जो आईएसपी का होता है उसको हम कहते हैं एएसबीआर, जो कि हमारा इंटरनेशनल मतलब बाय पब्लिक आईपी पे कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, वो हमारा आता है एएसबीआर। उसके बाद जो बाकी राउटर्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल राउटर्स। जो एरिया बाकी होते हैं या जियो के अलावा उसको हम कहते हैं नॉन बैकबोन एरियाज। और ये ओवरऑल बनता है एक ऑटोनोमस सिस्टम ओएसपीएफ का। बीजीपी में तो आपने देखा होगा ऑटोनोमस सिस्टम होता है, उसके ऊपर बहुत गेम होती है, लेकिन इसमें भी एक ये पूरा का पूरा एक ऑटोनोमस सिस्टम है ओएसपीएफ का। तो ये होगी ओएसपीएफ की पूरी हायरार्की। अब जरा मैं बता दूं आप लोगों को ओएसपीएफ की नेटवर्क की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ओएसपीएफ की 4 नेटवर्क की टाइप्स हैं। सबसे पहले आ गई ब्रॉडकास्ट, जिसको मल्टी एक्सेस कहते हैं। उसके बाद आ गई नॉन ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। तीसरा आ गया आपके पास पॉइंट टू पॉइंट, और चौथा आ गया आपके पास पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। इसका मतलब यह है कि रिप के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ओएसपीएफ के अंदर आपके अंदर चार डिफरेंट नेटवर्क की टाइप्स होती हैं, और चारों के अंदर ओएसपीएफ डिफरेंट तरह चल रहा होता है। तो आप जब नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इधर मेरा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, मेरा नॉन ब्रॉडकास्ट है, मेरा पॉइंट टू पॉइंट है, या मेरा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। जब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे वहाँ में मैंने आपको डीआर और बीडीआर, बल्कि डीआर और बीडीआर का कॉन्सेप्ट समझाया था कि डीआर क्या होता है, बीडीआर वो तो वो इन नेटवर्क टाइप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आपका डीआर बीडीआर बनना है या नहीं बनना। बिफोर हम नेटवर्क टाइप्स के ऊपर जाएं, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखना, और वो होता है हमारा राउटिंग टेबल्स, जो कि हमारा होता है रिब और फिब। रिब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, और फिब होता है फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। राउटर के ना एक्चुअली जब भी आप डिवाइस कोई देख रहे होते हैं ना, यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको बल्कि बताना बहुत ज़रूरी है। राउटर के ना 2 प्लेन्स एक्चुअली नॉर्मली होते हैं, ठीक है। कोई भी डिवाइस हो ना, राउटर हो, अगर आप ये यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे ना तो आपको बड़ी इमेज से और बड़ी चीज़ों से समझा देंगे, बड़ी अच्छी तरह डिटेल से समझा देंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। राउटर के ना 2 प्लेन्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल प्लेन और एक होता है फॉरवर्डिंग प्लेन, या आप इसको कह सकते हैं फॉरवर्डिंग प्लेन कह लें, या आप लोग डेटा प्लेन कह लें, या यूजर प्लेन कहने कुछ भी कर सकते हैं। ये होता है कंट्रोल प्लेन, पहला वाला आपका होता है कंट्रोल प्लेन, और दूसरा आपका होता है फॉरवर्डिंग प्लेन, या आप यूजर प्लेन कह सकते हैं, या आप इसको डेटा प्लेन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब कंट्रोल प्लेन का मकसद होता है, कंट्रोल प्लेन ना सारे के सारे कंट्रोल के प्रोसेसेस रखता है कि कोई ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक जा रही है, ट्रैफिक किस तरह होती है। जो रिब की एंट्री होती है ना, RAB, ये जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ये ना टोटल आपका राउटिंग टेबल होता है। मतलब अगर 10 के 10 राउटर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना किसी नेटवर्क में, तो वो 10 के 10 राउटर जो है वो रिब के अंदर स्टोर हो जाती है। कंट्रोल प्लेन जो है वो रिब को मेंटेन करता है, और फॉरवर्ड प्लेन जो है वो फिब को करता है। जो ट्रैफिक की फॉरवर्डिंग होती है ना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर, वो फिब का काम होता है। रिब ना जो बेस्ट राउट आता है उसमें से एक चूज करके फिब के अंदर वो कॉपी कर देता है, और फिब उस राउट को यूज करते हुए ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देता है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैफिक है 1.1.1.1, ठीक, इसके पास चार आपके पास राउटिंग टेबल में पाथ है, ठीक है। होता ही है कि उसमें से एक जो है वो रिब अपने पास स्टोर कर लेता है, बाकी डेटाबेस में डाल देता है, और वो जो राउट है रिब वो पास कर देता है फिब के अंदर। अब ये सिनेरियो क्यों पेश आया कि रिब को ये राउट फिब में पेश करना, तो ये ना बहुत एक हिस्ट्री है इसके ऊपर भी। वो हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ। जब पिछली डिवाइसेस आती थी ना, पुराने ज़माने के अंदर डिवाइसेस आती थी, उसमें ना सारा का सारा काम कंट्रोल प्लेन ही करता था। रिब को भी मेंटेन करता था, ट्रैफिक को भी फॉरवर्ड करता था। तो जब कोई ट्रैफिक आती थी ना, उसके बाद फिर वो डेटा प्लेन का इतना कोई काम रह नहीं जाता था, बिकॉज कंट्रोल प्लेन ही सारा का सारा काम कर रहा था, तो प्रोसेसिंग का बड़ा जोर पड़ता था डिवाइसेस की। फिर क्या किया, फिर जब एडवांस हुई थोड़ी डिवाइसेस की, तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने ना कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, और उन्होंने एक फिब टेबल बना दिया
कि रिप टेबल जो है वो कंट्रोल प्लेन मेंटेन करेगा और फिब टेबल जो है वो डाटा प्लेन मेंटेन करेगा। इसलिए कंट्रोल प्लेन को फिर ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करनी पड़ेगी या पैकेट को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, वो सारा का सारा काम फॉरवर्ड प्लेन करेगा और वो ट्रैफिक जितनी भी है वो फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन बेस यानी फॉरवर्ड फिब के ऊपर चलती है। तो इसलिए राउटिंग टेबल दो तरह के होते हैं, एक रिप टेबल होता है, एक फिब टेबल होता है। जब आप MPLS पढ़ेंगे तो उसमें और उसमें एल लिब टेबल होता है, एल फिब टेबल होता है, उसमें बड़ा कुछ और भी है, वो बात भी हम देखेंगे जब MPLS के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताया तो दिया। अभी के लिए बस इतना याद रखिएगा, दो तरह के राउटिंग टेबल्स होते हैं, एक रिप टेबल होता है जिसको हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस कहते हैं, एक फिब टेबल होता है जिसको हम फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस कहते हैं। राउट्स आपके रिप के अंदर स्टोर होते हैं जो कि कंट्रोल प्लेन का पार्ट होता है, वो फिर उसकी कॉपी फॉरवर्डिंग प्लेन में कर देता है जो कि आपके ट्रैफिक को एक्चुअली फॉरवर्ड करता है। फिर जो फॉरवर्डिंग प्लेन है उसका सिर्फ ये काम होता है कि उसने ट्रैफिक को देखना है, ट्रैफिक का राउट ढूंढना है, उसने ट्रैफिक फॉरवर्ड करना चाहिए, बाकी जितना भी काम है वो सारा का सारा कंट्रोल प्लेन ने करना होता है। तो ये थी आपकी छोटी सी मैं चीज़ें बतानी थी जो मैंने आपको राउटिंग इन्फॉर्मेशन फिब और रिप के बारे में बतानी थी। उसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं OSPF की नेटवर्क टाइप्स के ऊपर कि OSPF की 4 नेटवर्क टाइप्स हैं, ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट, मल्टी एक्सेस, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। आइए अब हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट की नेटवर्क टाइप कौन सी है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों को। अभी हम ब्रॉडकास्ट पढ़ रहे हैं, बल्कि इसके लिए मैं पेंट ओपन करता हूँ और पेंट में आप लोगों को समझाता हूँ। वैसे अगर आप स्लाइड्स के नीचे बिल्कुल वो कॉन्टेक्स्ट वगैरह देखेंगे ना तो वहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं, तो आप लोगों को मसला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये देखिए अगर स्लाइड है ना तो इसके यहाँ पे ना मैंने सारी डेफिनेशन वगैरह लिख के रखी हुई है नोट्स वगैरह बना के, तो आप लोगों को इसलिए मसला नहीं होगा उसको ढूंढने के लिए। तो अभी आपको ना इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रॉडकास्ट क्या होती है। इसके लिए मैं एक नेटवर्क ड्रा करता हूँ OSPF का। फॉर एग्जाम्पल ये नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पे आपके एक चेन लगी हुई है और यहाँ पे आपके ना डिफरेंट राउटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ना आपका एक कॉन्सेप्ट होता है DR और BDR। ये DR और BDR क्या है, ये अगली लेक्चर अभी स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि DR और BDR क्या होते हैं। अभी के लिए बस याद रखें कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ना ब्रॉडकास्ट है उसके अंदर एक DR और BDR सिलेक्टेड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, सारे राउटर्स में ना एक को DR सिलेक्ट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं डेजिग्नेटेड राउटर, और एक सिलेक्ट हो जाता है BDR जिसको हम कहते हैं बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। OSPF में नॉर्मली क्या होता है कि अगर सारे OSPF के राउटर इकट्ठे कनेक्टेड होना ना, फॉर एग्जाम्पल यूं करके कनेक्टेड हो, तो सारे एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, कोई भी टोपोलॉजी आएगी सारे एक दूसरे को डेटा भेज रहे होंगे। उस तरह बहुत ज़्यादा क्लमजीनेस आती है और बहुत ज़्यादा लोड आया था डिवाइसेस के ऊपर। DR BDR में क्या होता है, जिसकी कोई नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज होती है ना वो DR को बता देता है। फिर DR जो है ना वो फ्लॉट करता है सारी इंफॉर्मेशन सब राउटर्स के लिए। अगर DR बैठ जाए तो फिर BDR एक्टिव बन जाता है और BDR भी वही करता है कि सारे जो है टोपोलॉजी चेंजेस BDR को बताते हैं और BDR फिर वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है जितने भी उसके पीयर्स हैं नीचे उन सबको। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या होता है। अब इसके अगर डेफिनेशन पे जाना है तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये मल्टीकास्ट को यूज़ करता है ट्रैफिक को भेजने के लिए राउटर के साथ, और इसमें DR और BDR की सिलेक्शन होती है और ब्रॉडकास्टिंग इतना कुछ भी नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आप OSPF का नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पे आपको नेटवर्क टाइप बतानी पड़ती है कि आप कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं, इधर आप ब्रॉडकास्ट, मल्टी ब्रॉड, नॉन ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। अब इसकी ना कुछ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि मैं इसको रिमूव भी कर दूँ, इसकी कुछ क्वालिटीज़ आ जाती है। सबसे पहले आया था कि जो डिफ़ॉल्ट OSPF के अगर आपने ईथरनेट इंटरफेसेस बनाए हुए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क अनेबल हो जाता है। दूसरा ये है कि ये आपका सिर्फ वहाँ पे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क चलता है जहाँ पे आपकी लेयर 2 की ब्रॉडकास्ट की कैपेबिलिटीज़ हो। अगर आपकी नेटवर्क में लेयर 2 सपोर्ट नहीं करता तो फिर आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क नहीं चलेगा। उसके बाद आपका ये है कि जो इसकी नेटवर्क टाइप है ब्रॉडकास्ट की, इसका 10 सेकंड का हेलो टाइमर होता है और 40 सेकंड्स का डेड टाइमर होता है। उसके बाद OSPF की जो नेटवर्क टाइप है वो आपका BDR और DR को सपोर्ट करता है और वो यूज़ करता है DR BDR को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में। तो ये पूरी की पूरी आपकी कमांड है कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क किस तरह का होता है, इसमें DR BDR क्या होता है वो भी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। DR BDR सेलेक्ट किस तरह होता है, वो एक्चुअली चलते किस तरह है, वो हम अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा कि नेटवर्क टाइप्स को जब हम DR BDR पे जाएंगे तब आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। अब हमारा आ जाता है नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। अब नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, सबसे पहले उसका देख लेते हैं कि आपने देखा था कि ब्रॉडकास्ट के अंदर 10 सेकंड्स हेलो के थे और 40 सेकंड डेड टाइमर के थे, लेकिन नॉन ब्रॉडकास्ट में 30 सेकंड्स हेलो के हैं और 120 सेकंड्स डेड टाइमर के हैं। इसके 20 सेकंड्स हेलो के हैं और 120 सेकंड डेड के हैं। ब्रॉडकास्ट के क्या थे, उसके अंदर 10 सेकंड्स हेलो के थे
और 40 सेकंड डेड के थे। तो ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि नॉन ब्रॉडकास्ट डोमेन का हेलो पैकेट भी लंबा होता है, उसके अंदर फॉल्ट बियर करने की थोड़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो थोड़ी ज़्यादा सस्टेन कर सकता है, लेकिन एट द अदर हैंड अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए नेटवर्क के अंदर तो उसको थोड़ा टाइम लगता है डिटेक्ट करते हुए। उसके बाद आपका नॉन ब्रॉडकास्ट जो नेटवर्क है फ्रेम रिले वगैरह पे चलता है, उसकी भी टोपोलॉजी बिल्कुल ऐसी ही होती है जिस तरह ब्रॉडकास्ट की होती है। उसमें भी डीआर बीडीआर का कंसेप्ट होता है, लेकिन जो फ्रेम रिले वगैरह के नेटवर्क है उसके अंदर आपका नॉन ब्रॉडकास्ट डोमेन का नेटवर्क ज़्यादा ज़्यादा चलता है। नॉन ब्रॉडकास्ट डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन में बस यही फर्क है कि ब्रॉडकास्ट आपका इथरनेट इंटरफेसेस वगैरह पे चलता है, और जो नॉन ब्रॉडकास्ट है वो आपका फ्रेम रिले। अगर आपने फ्रेम रिले नेटवर्क लिया हो या हमने उस पर काम किया हो तो उनके ऊपर एटीएम वगैरह पे काम किया हो तो उस पर जो नेटवर्क पे आपकी टोपोलॉजी वगैरह चलती है वो नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस चलता है, बिकॉज में आप ब्रॉडकास्ट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी डी आर बीडीआर का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें भी डी आर बीडीआर बनते हैं जो कि ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आया था पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट सिंपल सा है कि एक ये राउटर है ए और एक ये राउटर है बी। इन दोनों के दरमियान जो ओएस आप बना रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बना रहे हैं, इसके अंदर कोई डीआर और बीडीआर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट में आपके पास 10 सेकंड हेलो के होते हैं और 40 सेकंड आपके डेड टाइमर होता है, ठीक है। और ये आपका टू डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के दरमियान ही स्टैब्लिश होता है। अगर आपके कोई राउटर टू डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे फिर आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं बना सकते। उसके बाद जो चौथा हमारा आ जाता है वो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में आपके पास 30 सेकंड हेलो के होते हैं और आपके पास 120 सेकंड डेड टाइमर है। वो उसमें मल्टी पॉइंट टू मल्टीपल में ये कि आपका ये नेटवर्क लगा हुआ ए फॉर एग्जांपल और आपका आगे फिर दो नेटवर्क है, एक ये बी है और एक ये सी है। तो ये आपके दो नेटवर्क आगे कनेक्टेड है। ये आपका कंसेप्ट चलता है। इसमें भी डीआर और बीडीआर की रिलेशनशिप नहीं होती है बिल्कुल। और ये भी आपका जो है वो फ्रेम रिले वगैरह और या एटीएम वगैरह के नेटवर्क होते हैं, उसमें आपका एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये सारी की सारी जैसे कि थ्योरी है नॉर्मली, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा बिकॉज अगर मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाती तो आगे हमारे भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पढ़े हैं तो वो फिर रह जाएंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्लम जब हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है तो वो हमारा फिर बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए फिर अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ लेते हैं कि डीआर और बीडीआर क्या होता है, और उसके बारे में आपको बता देता हूँ डीआर बीडीआर किस तरह होता है, उसकी सिलेक्शन किस तरह होती है। डीआर और बीडीआर को बता के मैं फिर यहाँ पे ना बोलूँगा इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा इस सॉरी वीडियो को मैं थोड़ा सा बंद कर दूँगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है। अब डीआर और बीडीआर को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे मल्टीपल राउटर्स आपके कनेक्टेड हों। फॉर एग्जांपल आपके एक राउटर यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स आपके कनेक्टेड है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर कनेक्टेड है। तो फिर क्या होता है, फिर इन सब में ना एक इलेक्शन प्रोसेस होता है। इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें ना एक सरदार को चुना जाता है और सरदार के नीचे उसका असिस्टेंट चुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक डीआर चुना जाता है और एक फिर बीडीआर चुना जाता है। डीआर कहते हैं डेजिग्नेटेड राउटर को और बीडीआर कहते हैं बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर को। अब ये चुने क्यों जाते हैं, चुने इसलिए जाते हैं कि सब राउटर अगर एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दिया ना तो नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, डिवाइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। इसलिए फिर क्या होता है, ये ना फिर सारे राउटर मिलकर ना दो राउटर चूज कर लेते हैं जिसको ये सारे अपनी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और फिर वो जो दो राउटर हैं वो बाकी सबको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये हमारा दो तरह के नेटवर्क में चलता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस पर, एक नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस पे चलता है। नॉन ब्रॉडकास्ट आपका मल्टी एक्सेस जो है वो आपका फ्रेम ले वगैरह हो गया, ब्रॉडकास्ट आपका ईथरनेट वगैरह के फ्रेम हो गए। अब इनकी सिलेक्शन किस तरह की होती है, सिलेक्शन ये होती है इनकी दो चीज़ों की बेसिस पे होती है कि इसकी प्रायोरिटी होती है और दूसरी राउटर रेडी होती है। प्रायोरिटी जिसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी अगर वन कर दें तो वो डिफॉल्ट प्रायोरिटी सॉरी वन है, जिसकी आप हाईएस्ट प्रायोरिटी करते हैं तो वो इलेक्शन विन कर देता है। डिफॉल्ट प्रायोरिटी वन है, अगर आप किसी की जीरो प्रायोरिटी कर देंगे तो मतलब वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकेगा। जीरो प्रायोरिटी अगर आप किसी की कर देंगे तो वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकेगा। अगर हाईएस्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली वो कभी डीआर बीडीआर से हटेगा नहीं। तो इसको हम ना फिजिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिस तरह आपने देखा था कि हम एसटीपी में और आरएसटीपी में रूट ब्रिज को मैनिपुलेट करके हम बना देते थे, इसमें भी हम उसी तरह कर सकते हैं। प्रायोरिटी किसी दो राउटर की भी सेम हो सकती है, अगर दो राउटर की प्रायोरिटी सेम हो जाए फिर वो राउटर आईडी से ऊपर होता है। किसी भी राउटर्स की जो है ना राउटर आईडी सेम नहीं हो सकती, अगर राउटर आईडी सेम है तो फिर होस्ट की नेबरशिप बनने बन भी जाए तो बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। इसलिए राउटर आईडी या प्रायोरिटी के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। अगर आप किसी की राउटर आईडी नहीं लगाएंगे, मतलब खुद बाइंड नहीं करते राउटर आईडी कमांड से, तो जो आपका हाईएस्ट इंटरफेस का आईपी एड्रेस होता है वो एज अ राउटर आईडी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। इसकी जो आपकी सिलेक्शन है ना डीआर बीडीआर की, ये आपकी ओएसपीएफ की थर्ड स्टेज पे होती है जिसको हम टू वे स्टेट कहते हैं। अभी ओएसपीएफ की स्टेट्स के हम आगे पढ़ेंगे तब आपको ये वाला जरा याद है, ये वाला तब आपको थोड़ा सा ना भी आपको होल्ड पे रखना है कि टू वे क्या है। तो टू वे के ऊपर जाके ना आपकी डीआर और बीडीआर की सिलेक्शन होती है और आपका हैंडशेक वगैरह होता है पूरा, और यहाँ पे आपका राउटर डिसाइड कर लेते हैं ये हमारा डीआर है, ये हमारा बीडीआर, और इन्होंने हमें आगे राउट वगैरह देने हैं। तो ये आपका डीआर और बीडीआर की थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो को बंद करना चाहता हूँ ताकि अगले पार्ट के ऊपर फिर हम जाएंगे।
अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अभी हम जो अगला पढ़ेंगे हम वो रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद ओएसपीएफ एरियाज़ है और फिर स्टेट्स हैं। तो अभी हम चलते हैं, वीडियो का मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं ओएसपीएफ के रूल्स और नेबरशिप रूल्स को बताऊंगा कि ओएसपीएफ की जब दो राउटर्स हैं वो आपस में नेबरशिप किन किन बेसिस को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं।